जुगन एक गरीब किसान था जिसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम कोमल और छोटी बेटी का नाम नैना था। गरीब होने की वजह से वो बस दिन रात अपनी बेटियों की शादी के बारे में ही सोचा करता था। क्या हुआ पिताजी? आपको खेत पर नहीं जाना क्या? आप किसी सोच में डूबे हो? जाना है बेटी। बस मैं तो यही सोच रहा था कि तुम लोगों का विवाह हो जाए, उसका बाद हम मर भी जाऊं तो कोनो समस्या नहीं है। पिताजी, मरे आपके दुश्मन, आप हमारी शादी की जिम्मेदारी भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। उन्होंने हमारे लिए जो भी सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। हाँ पिताजी, नैना बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, मुझे मेरी कुल्हाड़ी तो दे दो, मैं खेत पर चला जाऊं। जिसके बाद नैना अपने पिता को उनकी कुल्हाड़ी लाकर देती है और जुगन अपनी कुल्हाड़ी लेकर खेत पर चला जाता है। लेकिन उसके खेत पर आ जाने के बाद भी उसका ध्यान अपनी बेटियों की शादी के बारे में ही लगा रहता है। जब वो खेत में बैठकर अपनी बेटियों के बारे में सोच रहा था कि तभी वहाँ पर गाँव के श्याम पंडित वहाँ आते हैं। क्या हुआ जजमान, आप काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है? अरे पंडित जी, अब मैं आपसे क्या बताऊं, कुछ छुपाने वाला बात तो है नहीं। अपनी दोनों बेटियों का विवाह बहुत हमें मुश्किल लग रहा है, बहुत चिंता में हूं हम। पता नहीं कैसे अपना बेटी लोग का शादी करवा पाऊंगा। आपको तो पता ही है कि हम कितना गरीब हूँ। अरे जजमान, तो फिर इसमें इतनी फिक्र करने वाली कौन सी बात है? आखिर गरीब की बेटियों की भी तो शादी होती है ना। हाँ पंडित जी, होती तो है, लेकिन आखिर मेरी बेटियों की शादी कब होगी? वो अब शादी लायक हो गई है। आप ही मुझे कोनो अच्छा घर बता दीजिए जो दहेज के ज्यादा डिमांड नहीं करे। अरे हाँ जी जुगन जी, मुझे याद आया, हमारे पास के ही गांव के सरपंच मोहन जी के दो बेटे हैं। उन्हें दहेज का कोई लोभ भी नहीं है, बस उन्हें बहुएं सुशील और संस्कारी चाहिए। और मेरे ख्याल से आपकी बेटियों में ये गुण तो कूट कूट कर भरा हुआ है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मोहन जी के दोनों बेटों की शादी आपकी दोनों बेटियों से करवा दिया जाए। अगर ऐसी बात है तो फिर आप बात आगे बढ़ाइए। हाँ, पर एक समस्या है जी। कैसी समस्या पंडित जी? वो दरअसल बात ऐसी है कि सरपंच जी की पहली पत्नी के दो पुत्र हुए और फिर एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी, जिससे उनकी एक बेटी हुई। यानी सीधी बात कहूँ तो उन दोनों की वो सौतेली माँ है। अगर इस बात से आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। पंडित जी, मेरी बेटियां वहाँ खुश तो रहेगी ना? हाँ हाँ जुगनू जी, कोई ऐसी बात नहीं है, वो जरूर वहाँ पर खुश रहेंगी। मोहन जी के दोनों बेटे कैलाश और कुणाल दोनों ही बड़े सीधे हैं। अब फिर ठीक है। फिर क्या था, श्याम पंडित जी जुगन के दोनों बेटियां कोमल और नैना का रिश्ता लेकर सरपंच मोहन जी के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। दोनों परिवार की आपसी में सहमति के साथ कोमल का विवाह कैलाश से और नैना का विवाह कुणाल से हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने ससुराल आ जाती हैं। आ गई मेरी गरीब बहू, तुम्हारा स्वागत है समीर ससुराल में। अरे भाग्यवान, तुम क्या बोल रही हो? जरा सोच समझ कर बोलो। क्या पिताजी, माँ सच ही तो कह रही है, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अच्छा ठीक है, अब तुम माँ बेटी फिर से शुरू मत हो जाओ। अब जूली, तुम अपनी दोनों भाभियों को उनका कमरा तो दिखाओ। मोहन के इस तरह कहने पर जूली अपने दोनों भाभियों को उनका कमरा दिखाने के लिए चली जाती है। जूली उन दोनों को एक ही कमरे में ले जाकर खड़ी कर देती है। ये क्या दीदी, आप हम दोनों को एक ही कमरे में ले आई? हाँ तो भाभी, आपको क्या लगा कि आप लोगों के लिए हमने अलग अलग रूम बनवाया होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शादी से पहले भी कैलाश और कुणाल भैया इसी कमरे में एक साथ रहते थे। अब आप दोनों को देखिए कि आप यहाँ कैसे रहेंगी। ऐसा कहकर जूली वहां से चली जाती है। दरअसल मेनिका और जूली कैलाश और कुणाल की सौतेली माँ और बहनें थी। साथ ही जूली और मेनिका का स्वभाव बहुत ही घमंडी था। कहने को तो कैलाश और कुणाल दोनों ही इस घर के बड़े बेटे थे, लेकिन मेनिका के राज में वो दोनों बस इस घर के एक नौकर के समान थे। और शायद इसलिए मेनिका के दोनों बहुएं आने के बाद भी उसका रवैया अपनी बहू के प्रति कुछ वैसा ही था। कुछ देर बाद कैलाश और कुणाल अपने कमरे में जाते हैं। कोमल, माँ और मेरी बहन जूली की बातों का प्लीज बुरा मत मानना। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, अगर उनकी बातों से आप दोनों का कोई ठेस पहुंची हो तो हम लोग उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। प्लीज माफ कर दीजिए।
नहीं नहीं कुणाल जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पिताजी ने पहले ही सब कुछ बता दिया था और हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप हमारे साथ हो तो हमें किसी भी चीज की परवाह नहीं। अभी ये सब छोड़िए, अब हमें ये बताइए कि हम एक कमरे में भला अपनी पहली रात कैसे बिताएंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, कोई तरकीब निकल जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम छत पर चलें? हमारा छत वाकई में बहुत बड़ा है और क्यों ना आज हम वहीं पर रात बिताएं। अगर ऐसा है तो फिर हमें छत पर ही चलना चाहिए, खुली हवाओं के बीच। इसके बाद वो चारों ही छत पर चले जाते हैं और वहां बीच में एक पर्दा करके दोनों अपने अपनी तरफ अलग अलग बिस्तर लगा लेते हैं। कोमल, तुम्हें मैं पसंद तो हूं ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, मोगरे के फूल। इसकी खुशबू तो मुझे बहुत पसंद है। इधर कैलाश और कोमल अपने प्यार की दुनिया में गुम थे, तो वहीं कुणाल और नैना भी एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी की सुहाग रात छत पर मन जाती है। अगली सुबह कोमल और नैना बहू, आज से तुम दोनों को ही इस घर की सारी जिम्मेदारी निभानी है। आज से पहले तुम्हारे पति इस घर के सारे काम किया करते थे, जैसे कि खाना बनाना, सब्जी लाना, पोछा लगाना और हर एक छोटे से बड़ा काम। लेकिन आज से उनके वो काम तुम्हें करने हैं। साथ ही तुम अपना खाना छत पर चूल्हे पर बनाओगी, नीचे नहीं। ध्यान रहे इस बात का। जी माँ जी, जी माँ जी। मेनिका का ये रवैया देखकर दोनों बहनें काफी हैरान रहती हैं, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं इस चीज का अनुमान पहले से ही लग चुका था। वो दोनों मिलकर घर का सारा काम करती हैं और अपना खाना वो छत पर ही बनाती है और अपने पतियों को भी वहीं पर खाना खिलाती हैं। हमें पता है तुम दोनों बहनों की शादी हम दोनों भाइयों से होने के बाद तुम्हारी जिंदगी नरक सी हो गई है ना? अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो हम क्या कहें, हम आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं। ये देख लो, छत पर ही तुम्हारा ससुराल बन के रह गया है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा छत का ससुराल है। बस आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए यही काफी है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी की जिंदगी इतनी तकलीफों से भरने के बाद भी सुकून से चल रही थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। कोमल भाभी, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दीजिए। आज मैं कॉलेज से आते वक्त थोड़ा भीग सी गई हूँ, इसलिए थोड़ी अदरक वाली कड़क चाय बनाना। हाँ, बाहर बारिश भी तेज आ रही है और इस बारिश के मौसम में चाय के साथ पकौड़े ना हो तो चाय का मजा ही कैसा। एक काम करियो, चाय के साथ साथ पकौड़े भी बना लियो। जी माँ जी, अभी बना के लाई। ये कहकर कोमल रसोई में चली जाती है। तभी वहां पर नैना आ जाती है। दीदी, आपको तो पता ही है कि आज सुबह से कितनी तेज बारिश हो रही है और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि छत पर बहुत तेज बारिश हो रही है और इस बारिश में चूल्हा तो जलने से रहा। अभी फिलहाल जेठ जी और कुणाल जी मिलकर छत पर टेंट बना रहे हैं ताकि रात तक हम उसमें खाना बना सके और रह सके। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम थोड़ा चाय और पकौड़े अपने लिए भी बना लें। धीरे बोल नैना, कहीं माँ जी ने या फिर दीदी ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करूँगी, तेरे लिए चाय और पकौड़े थोड़े से अलग से छुपा लूँगी। जी दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ज़्यादा मस्का मत लगा। जिसके कुछ देर बाद कोमल चाय और पकौड़े बनाकर अपनी सास और ननद को दे आती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नैना, ये ले, मैंने तेरे लिए थोड़े से चाय पकौड़े बना लिए हैं, ले तू इसे छुपके से खा ले। जी दीदी। जैसे ही नैना उस चाय पकौड़े को खाने वाली होती है कि तभी वहां पर जूली और मेनिका पहुंच जाती है। नैना के हाथों में चाय की कप देखते ही मेनिका उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। करम जली नाश पीटी कहीं की, तभी कहूँ सारा राशन आखिर कहाँ चला जाता है। हाँ माँ, मुझे तो पहले से ही इन दोनों बहनों पर शक था। देखो, आज शक यकीन में बदल गया। माँ जी, इसमें नैना की कोई गलती नहीं है। वो सुबह से तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण हम सुबह से कुछ भी नहीं बना पाए छत पर। मुझे तुम दोनों बहनों से और कुछ नहीं कहना। चली जाओ यहाँ से, जाकर ऊपर रहो, नीचे आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर मेनिका अपनी दोनों बहुओं को वहां से भगा देती है और वो दोनों अपने छत पर चली जाती हैं और सारी बात अपने पतियों को बताती है। ठीक है, तुम दोनों फिक्र मत करो, बारिश रुकते ही हम यहाँ से चले जाएंगे।
लेकिन फिलहाल अभी हमें बारिश से बचने के लिए इस तिरपाल को लगाना होगा। इसके बाद दोनों भाई और देवरानी जेठानी मिलकर उस तिरपाल को लगाते हैं और उसमें ही रहते हैं। लेकिन अब बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है और इतनी तेज बारिश के कारण अब गाँव में बाढ़ आ जाता है। माँ, अब हम क्या करें? बेटी, अगर हम कुछ समय और यहाँ रुके तो हम यहीं डूबकर मर जाएंगे। अरे तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, चलो छत के ऊपर चलो। पर वो क्या बोलना चाह रही हो? इस तरह मोहन के पूछने पर जूली उसे कल की सारी घटना के बारे में बता देती है। अरे इस बारे में अब बाद में सोचेंगे, पहले छत पर चलो। छत पर जाने के बाद वो सभी बारिश में ऐसे ही भीगते हैं और इस तरह भीगता हुआ देखकर कोमल नैना अपनी सास, ननद और ससुर को अपने टेंट में ले आती हैं। ये प्यार देखकर मेनिका और जूली का दिल पसीज जाता है और वो उनसे माफ़ी मांगती हैं। मुझे माफ कर दे बहू। हाँ भाभी, मुझे भी आप दोनों माफ कर दीजिए। आप इतनी अच्छी हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप दोनों में जरा भी घमंड या अहंकार नहीं है। आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारा परिवार ही तो है। हाँ, बिल्कुल सही कहा दीदी ने। परिवार में नो सॉरी, नो थैंक यू। ये बात सुनकर पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है और ऐसे ही बारिश होती रहती है और सभी लोग अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।